हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से हैं और खुशहाल हैं। तो देखिए, अब तक चैप्टर तीन तीन चैप्टर चैप्टर 3 हम लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया था, जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 ऑफ +1 अकाउंटेंसी, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसको हम शुरुआत करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि एक टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो पहले चैप्टर से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने आपको कहा था जब मैं चौथा चैप्टर कराऊंगा तो चौथे चैप्टर में मैं आपको इस टॉपिक को कवर करा दूंगा। तो इसलिए मैंने अपने लेक्चर्स में इस चैप्टर को नाम दिया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोग दो चीजें कवर करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। चैप्टर का ओवरव्यू है। पहले तो हम देखेंगे जी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस क्या है। अकाउंटिंग के टोटल दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इस दोनों बेसिस के अकॉर्डिंगली हम अपनी अकाउंटिंग की बुक्स बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो दो दो बेसिस हैं। वो है, पहला बेसिस रहेगा आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा रहेगा आपका एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। फिर हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर हम देखेंगे जी जो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे हम कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस के। फिर इसके अलावा जो भी आपके हॉट शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर करेंगे। फिर एमसीक्यू और एआर कवर करेंगे। ठीक है जी। फिर ये इसका सेकंड पार्ट है जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बताएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बाद ये सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के टोटल दो बेसिस हैं। दो बेसिस के अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं वो दो बेसिस पर मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है कैश बेसिस, दूसरा है जी एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, कैश बेसिस क्या बोलता है। कैश बेसिस बोलता है जी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करिए। इसके अलावा क्रेडिट की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत कीजिए। तो ये बोलता है कि आपके बिजनेस में जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा इनफ्लो होता है वो आपका रिवेन्यू होता है। जो भी इनफ्लो होता है वो आपका रिवेन्यू होता है। और जो भी आपके बिजनेस से पैसा जाता है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है कैश के रूप में, कैश में यहाँ पे कैश इंक्लूड है और बैंक की ट्रांजेक्शन इंक्लूड है। तो जो जाता है, आउटफ्लो होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। जो इनफ्लो होता है वो आपका रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करने पर जो भी आपका आ जाता है वो आपकी नेट इनकम कहलाती है। सिंपल। ठीक है जी। जो कैश इनफ्लो हुआ उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर दीजिए, जो आपका निकल करके आ जाएगा वो आपका नेट इनकम कहलाएगा। ठीक है जी। एक्रूवल बेसिस कहता है जी हमारे को कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन पे हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। एक्रूवल बेसिस कहता है कि जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन आपने एंटर्ड कर दी, जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन अक्कड़ हो गई, उस वक्त उस ट्रांजैक्शन को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बोलते हैं जी ये एक्रूवल बेसिस बोलता है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन इट इज अक्कर्ड और एंटर्ड इनटू। ठीक है जी। जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन आपने एंटर कर दी, जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन आपने अक्कड़ कर दी, वो आपको वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। तो आपके रिवेन्यू जितने भी बिजनेस के होते हैं वो आपके रिवेन्यू चाहे कैश में हो, चाहे क्रेडिट में हो, चाहे आपने क्रेडिट में सेल करी है, चाहे आपने कैश में सेल करी है, वो आपका रिवेन्यू कहलाएगा। और जो भी आपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करे हैं, जो आपने कैश में एक्सपेंडिचर करे हैं या फिर आपने क्रेडिट में एक्सपेंडिचर करे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जब करते हैं आपके रिवेन्यू में, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके रिवेन्यू में चाहे कैश की ट्रांजैक्शंस हो चाहे क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हो, दोनों की दोनों इंक्लूड होती हैं। और आपके एक्सपेंडिचर में चाहे आपने कोई भी एक्सपेंडिचर कैश में पे करा है
चाहे आपने क्रेडिट में इंकरेड कर दिया, अभी पे नहीं करा, चाहे आपने क्रेडिट में इंकरेड कर दिया, तो वो दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। और ये रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस करने पर जो आपका आएगा वो आपकी नेट इनकम कहलाएगा। ठीक है जी, बस यही इसका चैप्टर है। और मैं आपको एक्रूवल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिटेल में बता भी चुका हूं कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको तीन प्रिंसिपल्स कराए थे। एक्रूवल का प्रिंसिपल कराया था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल कराया था, और मैंने आपको तीसरा प्रिंसिपल कराया था मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है जी, तो ये आप तीनों के तीनों प्रिंसिपल अच्छे से समझ चुके हैं। तीनों प्रिंसिपल आपस में बहुत ही मिले जुले हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन तीनों प्रिंसिपल को एक साथ मिलाएंगे और उसके एक साथ मिलाने पर हमारा एक्रूवल कंसेप्ट एक्रूवल बेसिस बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपको मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। एक्रूवल का प्रिंसिपल कहता था जिस वक्त जो ट्रांजैक्शन आपने एंटर्ड कर दी उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। रिवेन्यू कहता था ये आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को जब रिकॉर्ड करेंगे जिस वक्त आपने उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर दिया है, बिल्कुल यही कहता था। चाहे आपने वो कैश में पे करा है, आपने सेटलमेंट कैश में किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैचिंग कंसेप्ट कहता था जब आप किसी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उस पीरियड के सारे रिवेन्यू ले लीजिए और उस पीरियड के सारे एक्सपेंडिचर ले लीजिए, रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस कर दीजिए। रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर लेस करने पर आपका जो आता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो ये तीनों कंसेप्ट घुमा फिराकर एक ही बात कहते हैं। ठीक है जी, आइए अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड बाय बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। There are two bases of ascertaining profit or loss, namely cash basis, accrual basis. Accrual basis is also called mercantile basis. ठीक है जी, तो वही उसी बात को रिपीट कर रहा है। कह रहे हैं जी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे आप प्रॉफिट एंड बिजनेस का या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त आपके पास दो तरीके के मेथड हैं। या तो आप कैश बेसिस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए या फिर एक्रूवल बेसिस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। कैश बेसिस पर आप जो भी रिवेन्यू लेंगे सिर्फ कैश के रिवेन्यू लेंगे, एक्सपेंडिचर कौन से लेंगे, सिर्फ केवल कैश के एक्सपेंडिचर लेंगे। लेकिन एक्रूवल बेसिस में आप कैश के रिवेन्यू और क्रेडिट के रिवेन्यू दोनों रिवेन्यू लेंगे। और इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, आप कैश के एक्सपेंडिचर और जो आपने एक्सपेंडिचर इंकरेड कर दिए लेकिन पे नहीं किए क्रेडिट के एक्सपेंडिचर, वो दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर लेंगे। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। अब है जी डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए मैंने इसके जो पॉइंट्स बनाए हैं ना, उस पॉइंट्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक मेमोरी कोड दिया है, सरल नेचर इज ए ट्रैप। ठीक है, इसको आखिर में कवर करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका सबसे पहला डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है जी रिकॉर्डिंग बेसिस। कैश बेसिस बोलता है जी किस बेस पर मैं अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं। कैश बेसिस कहता है जी केवल कैश बेसिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन कैश में होंगी उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही एक्रूवल कंसेप्ट की बात करूं तो एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आप अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए व्हेन ट्रांजैक्शंस आर अकर्ड और एंटर्ड इनटू। जिस वक्त आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, एंटर्ड कर दी, अकर कर दी, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता वेदर द सेटलमेंट टेक प्लेस और नॉट। इससे फर्क नहीं पड़ता उन ट्रांजैक्शन के बदले में आपने कैश में सेटलमेंट की है या नहीं की है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है जी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में तो कह रहा है जी कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, और मर्केंटाइल में कह रहा है जी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। वही ऊपर वाले पॉइंट का ही रिपीटेशन सा है, एक पॉइंट अलग से बना दिया। अब है जी एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे चुका हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर इस साल में पे कर दिए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर इस पीरियड के थे लेकिन अभी आपने कैश में पे नहीं करा। ठीक है, तो देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है जी हमारे को प्रीपेड एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वही मर्केंटाइल बेसिस कहता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कैश बेसिस में प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में और एक्रूवल बेसिस में प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होती है। इसी प्रकार ये एक्सपेंडिचर के अलावा आप दो एडजस्टमेंट और करते हैं, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम तो यह है जी आपकी इस साल की इनकम थी लेकिन आपको इस साल की इनकम कैश में नहीं मिली, किसी कारणवश कैश में नहीं मिली, तो
एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है जी आपकी भविष्य की इनकम की थी, अगले साल की इनकम की थी, आपको इसी साल में मिल गई, तो आपको एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन दोनों की दोनों आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों की दोनों आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी जब आप फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाएंगे एक्रूवल बेसिस में। लेकिन अगर कैश बेसिस में आप अपने अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ऐसी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, केवल कैश की ट्रांजैक्शन लेता है, वो केवल कैश की ट्रांजैक्शन लेता है, इसलिए जो उसके प्रॉफिट का एसर्टेनमेंट होता है वो करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आधी अधूरी ट्रांजैक्शन ले रहा है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन तो वो ले ही नहीं रहा है। इसलिए करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन मर्केंटाइल बेसिस में वो कैश की ट्रांजैक्शन भी लेते हैं और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी लेते हैं, इसलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन ली जाती है। तो एक पीरियड का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट बताता है एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब है जी टेक्निकल नॉलेज। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ना कुछ आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जो कैश आया वो इनकम, जो कैश चला गया वो आपके एक्सपेंडिचर, और कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो लेस कर दो वो आपका प्रॉफिट। लेकिन एक्रूवल बेसिस में आपको बड़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ये सारी एडजस्टमेंट आपको सीखने के लिए बड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और हम इस पूरे की पूरी अकाउंटेंसी में यही टेक्निकल नॉलेज ही हम सीखने वाले हैं। अब है जी लीगल पोजीशन। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 कहता है हमें कैश बेसिस से कोई मतलब नहीं है, और कंपनी एक्ट 2013 कहता है कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो वो एक्रूवल बेसिस पर अपने अकाउंट्स बनाएगी, इसलिए एक्रूवल बेसिस की एक लीगल पोजीशन है, लीगली उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। ठीक है जी। अब एक्सेप्टेबिलिटी, फिर इसी पॉइंट का रिपीटिशन है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मार्केट में ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इसमें हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश की भी और क्रेडिट की भी। अब है जी रिलायबिलिटी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिलायबल, इतना रिलायबल नहीं है, लेस रिलायबल है, क्योंकि इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइंड होता है वो करेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा रिलायबल है, इससे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है जी, और इससे हमारा सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। अब है सुटेबल, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके ऊपर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कहते हैं जी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जिसका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जो डोनेशन बेसिस पर ही काम करती हैं, तो डोनेशन कोई क्रेडिट में नहीं हुआ करती है। डोनेशन तो आपको कोई पैसा दे के गया, आपकी वो डोनेशन होती है। अब कोई फोन पे कहेगा जी आपको मैं डोनेशन दे दूंगा आप मेरी ड्यू कर लीजिए, तो फोन की कोई डोनेशन होती नहीं है। इसी तरीके से कोई सीए या लॉयर्स या आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी भी ना क्रेडिट की ज्यादा ट्रांजेक्शन होती नहीं है, वो उनको भी कोई कैश में कंसल्टेंसी दे जाता है तो वो कंसल्टेंसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो कंसल्टेंसी के रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनका सारा का सारा काम ना कैश बेसिस पर ही होता है। तो इन लोगों के लिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस इंडस्ट्री है, कोई लॉयर का ऑफिस है, सीए का ऑफिस है, इनके लिए कैश बेसिस ज्यादा सुटेबल है। ये अपने लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग को बना सकते हैं, इनको एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए ज्यादा सुटेबल है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल है बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस होता है, चाहे छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, कोई किराने की दुकान भी ना हो, किराने की दुकान को ना हो, वो भी उसके वहां पे भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती है। वो भी जो अपना माल लेकर आता है वो कॉपी पेन में रिकॉर्ड करता है, देखता है इतना मान के मैंने पैसे दे दिए, इतने माल के लिए मैंने पैसे देने हैं। कोई उसका रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू को लिए भी वैसे ही देखता है जी, वो इतना रिवेन्यू मैंने, इतना उधार मार्केट में सामान बेचा हुआ है, इतना कैश में बेचा हुआ है। कोई गुड्स कई बार लोग उधार में ले जाते हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस के लिए एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा सुटेबल है। ठीक है जी, तो बिजनेस हमेशा एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग बनाता है, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट कैश बेसिस पर बना सकते हैं और उनको कैश बेसिस पर ही बनाने चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, तो ये आपके लॉयर हैं, ये आपके डॉक्टर हैं, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये लोग अपना कैश बेसिस पर काम कर सकते हैं। अब जी ये पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं, इनको याद करने के लिए मैंने आपको जो मेमोरी कोड दिया हुआ है, मेमोरी कोड देख लीजिए।
सरल नेचर इज ट्रैप। एस से क्या है, सुटेबल, इसने बता दिया जी कैश बेसिस ज्यादा सुटेबल नहीं है, एक्रूवल बेसिस ज्यादा सुटेबल है। ए से क्या है, एडजस्टमेंट। अब देखिए प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट जो होती हैं कैश बेसिस में हम ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, लेकिन एक्रूवल बेसिस में ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं। आर से क्या है, रिकॉर्डिंग बेसिस। कैश बेसिस में कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, एक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। फिर से एडजस्टमेंट, अब ये इनकम की एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये कैश बेसिस में भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन एक्रूवल बेसिस में ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं। अब मैं जी लीगल पोजीशन, एल से है लीगल पोजीशन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लीगली ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी, और एक्रूवल बेसिस जो है ज्यादा लीगली एक्सेप्टेबल है। टी से है टेक्निकल नॉलेज। मर्केंटाइल अकाउंटिंग के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। कैश बेसिस के लिए आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। रिलायबिलिटी, आर से है रिलायबिलिटी। कैश बेसिस जो अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल नहीं है, एक्रूवल बेसिस ज्यादा रिलायबल है। एक्सेप्टेबिलिटी, अब है जी ये प्रोफेशनल जो हैं वो कैश बेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो एक्रूवल बेसिस को ही ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अब है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कैश बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाता है जो एक्रूवल बेसिस, लेकिन वही मैं बात करूं एक्रूवल बेसिस पर जो अकाउंट्स बनते हैं वो ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट को, करेक्ट प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है। आइए देखते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। कैश के इनफ्लो रेवेन्यू, कैश के आउटफ्लो एक्सपेंडिचर, आपको कैश के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम की, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, ऐसी कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। अब कह रहे हैं जी कैश बेसिस में ना ज्यादा आपको एस्टीमेट और पर्सनल जजमेंट नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है जी। देखिए जब आप एक्रूवल बेसिस बनाते हैं, किसी को माल उधार देते हैं, जिसको आपने माल उधार दिया होता है वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। अब आपको डेटर्स के कई बार आपको लगता है कि आपने 50,000 के डेटर हैं, लेकिन आपको पास के एक्सपीरियंस से देखकर लगता है कि 10-20% डेटर तो हमेशा पैसा देने से मना कर जाते हैं, तो आपको 5% यानी कि 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आप हमेशा डेटर में से कुछ अमाउंट कम कर देते हैं, और जिससे आपका डेटर का अमाउंट कम हो जाता है और ये 5-10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एज एक्सपेंडिचर शो करना पड़ता है। आपको दुनिया भर की एडजस्टमेंट, दुनिया भर की पर्सनल जजमेंट लेनी पड़ती है एक्रूवल बेसिस में, लेकिन कैश बेसिस में तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट लेनी ही नहीं है। कैश के बेसिस पर सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है इट इज सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कैश बेसिस। जो भी आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सीए, डॉक्टर, लॉयर, उनकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश पर होती है, तो उसके लिए ये ज्यादा सुटेबल है। अब है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस। कैश बेसिस जो है करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं करता है, इसलिए आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताता है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट नहीं करता, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट नहीं करता, कोई एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट नहीं करता, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एडजस्टमेंट नहीं करता। कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आधी अधूरी सी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, आधी अधूरी ट्रांजैक्शन से तो फिर आपका प्रॉफिट भी आधा अधूरा ही होता है जी, करेक्ट नहीं होता है। अब है जी ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। मैचिंग कंसेप्ट याद है ना आपको, एक पीरियड में जितना भी आपने रिवेन्यू लिया है उतने उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर लेस कर दीजिए, चाहे आपने एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू कैश में रिसीव करें या कैश में पे करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो ये कैश बेसिस तो कहता है जी मेरे को तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन बताओ, तो ये सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कैश क्रेडिट दोनों फॉलो करो, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है कैश बेसिस। अब है जी तीसरी इसकी डिसएडवांटेजेस, कह रहे हैं जी देयर इज ए ग्रेट possibility of manipulation of profit in cash basis of accounting because payments may either be delayed or made early. Similarly, income may be postponed or collect early. देखिए मान लेते हैं किसी समय में ना आपकी इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी होशियारी करते हैं, कहते हैं मैं आखिरी के मंथ के, मार्च के, फरवरी के जो एक्सपेंडिचर है ना मैं शो पे नहीं करता, मैंने सामने वाले को फोन कर दिया यार मेरे से 1-2 महीना रुक जा, 1-2 महीने बाद मैं तेरे को एक्सपेंडिचर पे कर दूंगा कैश में। तो 1-2 महीने तक मैंने कैश में एक्सपेंडिचर पे ही नहीं करे, तो मेरा एक्सपेंडिचर कम हुआ तो मेरी नेट इनकम बढ़ गई, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन बड़ा ही आसान होता है, मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब है जी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं।
सबसे पहला इसका एडवांटेज तो एक्रूवल बेसिस का ये है, ये बहुत ही साइंटिफिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, साइंटिफिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसलिए ज्यादातर अकाउंटेंट इसी को प्रेफर करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। ठीक है जी, मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूवल बेसिस प्रिंसिपल सेम बात कह रहे हैं, एक पीरियड के रिवेन्यू में से एक पीरियड के एक्सपेंडिचर लेस कर दीजिए, चाहे आपने कैश में रिसीव करे हैं चाहे आपने कैश में पे करे हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैचिंग प्रिंसिपल भी यही बात कह रहा है, एक्रूवल प्रिंसिपल भी यही बात कह रहा है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और कंपनी एक्ट 2013 ने भी एक्रूवल बेसिस को ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसलिए ये लीगली भी एक्सेप्टेबल है, ये भी इसका एडवांटेज है। अब कह रहा है जी, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड मोर एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए पीरियड बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दी एडजस्टमेंट। जब आप सारी एडजस्टमेंट ले लेते हैं तो आपका एक ट्रू प्रॉफिट निकल करके आता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकल करके आती है, ट्रू बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है, एक्रूवल बेसिस में आपको बड़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्रूवल बेसिस बहुत ही ज्यादा एलोबोरेट करता है। आपको एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे ना, एडजस्टमेंट कितनी सारी है, आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा, तो ये पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी बुक जो है, ये पूरी की पूरी बुक +1 की अकाउंटेंसी की जो बुक है, आपको सारी एक्रूवल बेसिस पर ही है, इतनी एलोबरेट कर दी गई है। कैश बेसिस पर होती तो एक दो चैप्टर में ही काम खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन एक्रूवल बेसिस के कारण कितना ज्यादा एलोबरेशन है, 20 चैप्टर बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है जी, लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, या आपको यहाँ पे पर्सनल जजमेंट्स और एस्टिमेट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। आप मशीनरी की लाइफ, हर एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, पूरा का मान लेते हैं 10 लाख रुपए की मशीनरी लाए, 10 के 10 लाख रुपए आप पहले साल में एक्सपेंडिचर बुक नहीं करेंगे, 1-1 लाख रुपया पहले मशीनरी की लाइफ लेकर के जाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन भी देखेंगे कौन से मेथड से लगाऊं कौन से मेथड से ना लगाऊं। तो आपको पर्सनल जजमेंट यहाँ पर ज्यादा करनी पड़ती है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है एक्रूवल बेसिस का, कह रहे हैं यहाँ पे आप ना प्रॉफिट एंड लॉस को ज्यादा क्विकली नहीं डिटरमाइन करनी पड़ती, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करने में आपको समय लगता है, तो आप बहुत क्विकली नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, क्विक एडजस्टमेंट, क्विक अप्रेजल प्रॉफिट एंड लॉस का पॉसिबल नहीं है। आइए जी, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह रहे हैं जी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, देखिए 25-26 क्या है, 25-26 में मैं फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 25-26 का मतलब है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, 12 महीने का पीरियड, 12 महीने के पीरियड के लिए अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। अब इस 12 महीने के पीरियड में क्या हुआ, कह रहे हैं अशोक हैड ए कैश सेल ऑफ 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ 1,60,000। अशोक प्रोप्राइटर है, उसने 3,90,000 रुपए की कैश में सेल कर दी और 1,60,000 रुपए की उसने उधार में सेल कर दी। वेरी गुड। एंड और क्या करा, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। उसने एक्सपेंडिचर क्या करे, उसने कह रहा है जी मेरे को इस 12 महीनों के अंदर अंदर इस 12 महीने के अंदर अंदर मैंने 2,70,000 रुपए के टोटल एक्सपेंडिचर पे कर दिए। टोटल एक्सपेंडिचर मेरे इंकरेड हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर है उसके 2,70,000, लेकिन आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं जी 80,000 रुपए की है ना, मैंने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में मेरे टोटल एक्सपेंडिचर थे वो 2,70,000 रुपए के थे, लेकिन उसमें से मैंने केवल 1,90,000 रुपए के कैश में पे करे, 80,000 रुपए के कैश में पे नहीं करे, तो इसलिए मेरे कहलाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। 80,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव हैं इसके। अब कह रहे हैं जी अशोक की नेट इनकम बताओ, फाइंड आउट अशोक नेट इनकम फॉर 25-26 के लिए उसने कितनी नेट इनकम बताई, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे, इस आधार पर मेरे को बताओ दोनों आधार पर उसने कितना पैसा कमाया। देखिए जी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो बड़ा ही सिंपल है, ये अपने रिवेन्यू जब कैलकुलेट करता है तो ये रिवेन्यू में कहता है जी मेरे को कैश सेल बताओ, मेरे को क्रेडिट सेल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उसने जो टोटल कैश सेल करी है 2,90,000 रुपए की करी है। क्रेडिट सेल के लिए कहता है मेरे को मत बताओ, तो मैं क्रेडिट सेल यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर रहा। तो उसकी जो टोटल सेल निकल करके आई, टोटल रिवेन्यू निकल करके आ गया 3,90,000 रुपया,
ठीक है जी। अब मैं इसके टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसने टोटल जो एक्सपेंडिचर कैश में पे कितने पे करे हैं, 1,90,000 रुपए। कह रहा है जी मेरे को तो 1,90,000 से लेना देना है, उसके अलावा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर जो थे 2,70,000 रुपया थे। ठीक है जी। 2,70,000 में से उसने आउटस्टैंडिंग है जो कैश में पे नहीं करे हैं, वो उसने 80,000 कैश में पे नहीं करे हैं। तो उसने टोटल जो कैश में पे करे हैं 1,90,000 रुपए पे करे हैं। तो इसकी जो नेट इनकम निकल करके आ गई 2 लाख रुपए की नेट इनकम निकल करके आ गई एज पर कैश बेसिस। बड़ा ही सिंपल है, कैश की सेल ले ली और कैश के एक्सपेंडिचर ले लिए। अब आते आते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है जी मेरे को तो आप सारे के सारे रेवेन्यू बताओ। ठीक है जी। अब एक्रूवल बेसिस कहता है 2025-26 में 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में आपने कितने रिवेन्यू जनरेट करे हैं और कितने एक्सपेंडिचर करे हैं, मेरे को वो बता दो। चाहे आपने वो कैश में रिवेन्यू जनरेट करे हैं, चाहे आपने कैश में जनरेट नहीं करे। इसी तरीके से आपने एक्सपेंडिचर चाहे कैश में पे करें चाहे कैश में पे नहीं करे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे आप टोटल रिवेन्यू बताइए और टोटल ही एक्सपेंसिव बताइए। तो इसके रिवेन्यू में जो इसने कैश सेल करी है, कैश सेल इसने 3,90,000 रुपए की करी है। ठीक है जी। और इसने जो क्रेडिट सेल करी है, क्रेडिट सेल उसने कितने की करी है, 1,60,000 रुपए की करी है। टोटल उसके रिवेन्यू कितने हो जाते हैं, टोटल उसके जो रिवेन्यू होते आते हैं 5,50,000 रुपए के हो जाते हैं। नोट 615 3 और 1 4 1 5। ठीक है जी। इसके एक्सपेंडिचर कह रहे हैं जी मैंने टोटल एक्सपेंडिचर 2,70,000 रुपए करे हैं, जिसमें से मैंने कैश में पे करे हैं 1,90,000 रुपया और मेरे आउटस्टैंडिंग है जो मैं कैश में पे नहीं कर पाया लेकिन इसी पीरियड के थे, आउटस्टैंडिंग मेरे कितने हैं 1,90 और ये 80 टोटल कितने हो गए, ये 270 हो गए। ठीक है जी। 1,90 और 80 270। ठीक है जी। टोटल इसके एक्सपेंडिचर 280 हो गए। 5,50,000 में से 2,70,000 रुपए घटाने पर इसकी इनकम निकल करके आ जाती है 2,80,000 रुपए। तो एक्रूवल बेसिस में इसकी नेट इनकम निकल करके आ गई 2,80,000 रुपए। ठीक है जी। सरल था ना, बस यही है आपका। अब आप इसका नोट वही पढ़ रहा है। कह रहे हैं जी कैश बेसिस में मैं क्रेडिट सेल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो कैश में पे करे वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। मान गए जी, मत करो कंसीडर। अब है जी एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस में बोलता है जी ये क्रेडिट की सेल यानी कि उधार की सेल 1,60,000 रुपया। ठीक है जी। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 80,000 रुपए मैं दोनों के दोनों कंसीडर करूंगा क्योंकि वो इसी पीरियड के थे, कैश में पे नहीं करे तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक तो मैंने आपको कवर करा दिया, ये एक दो क्वेश्चन और कवर कराऊंगा, लेकिन आप इससे पहले इसके दूसरे एमसीक्यू और एआर वो सब कवर कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में और भी आपको अच्छा लगेगा। आइए ओके। तो ये इसके कुछ हॉट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं, ये इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी और भी डेवलप हो जाएगी। अभी जी पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद किशोर, अ होम्योपैथिक डॉक्टर इन प्रैक्टिस, हैज बीन एडवाइज्ड बाय हिज अकाउंटेंट टू मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटली फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कह रहे हैं जी कोई डॉक्टर है मिस्टर अरविंद किशोर, होम्योपैथी के वो डॉक्टर हैं, इनका अकाउंटेंट उनको कह रहा है जी आप अपने अकाउंट्स को एक्रूवल बेसिस पर बनाइए, आप अपने अकाउंट्स को कैश बेसिस पर मत बनाइए। आप प्रेजेंटली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो मत कीजिए और आप एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करिए। आप क्या इस अकाउंटेंट की एडवाइस से एग्री करते हैं? देखिए मैंने आपको एक पॉइंट पहले बड़े अच्छे से बताया है, मैंने हैश का मार्क भी लगाया है कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को अपने अकाउंट्स, जितने भी आपको प्रोफेशनल हैं उन लोगों को अपने अकाउंट्स जो होते हैं कैश बेसिस पर बनाने चाहिए। उनका कैश में क्या आप किसी डॉक्टर के पास गए और सुना, आपने कभी देखा है आप डॉक्टर को कहते हो जी डॉक्टर साहब आप मेरे को कंसल्टेशन दे दीजिए, दवाई लिख के दे दीजिए, मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता जी। डॉक्टर का काम तो कैश में ही होता है, पहले कैश जमा कराओ फिर आगे आप डॉक्टर से मिलो फिर आगे आप दवाई लो।
ठीक है जी। तो उनकी तो कैश की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है, जीरो होती है। कोई एक आधी गलती से हो जाए तो पैसा आया नहीं करता है, वो तो डोनेशन के तौर पर किसी को आपको एडवाइस दे दे तो दे दे, ठीक है जी। वरना वो कभी कैश में कभी आपकी उधार की ट्रांजैक्शन डॉक्टर नहीं किया करता है। इसलिए डॉक्टर को अपने अकाउंट्स जो है कैश बेसिस पर ही बनाने चाहिए, ठीक है जी। डॉक्टर को अपने अकाउंट कैश बेसिस पर ही बनाने चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं प्रेजेंटली बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनके अकाउंटेंट ने जो इनको एडवाइस दे रहा है कि एक्रूवल बेसिस पर अपने अकाउंट बनाओ, तो इसकी एडवाइस अच्छी नहीं है, ये एडवाइस गलत है। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। कहने जी नो, आई डोंट एग्री विद द अकाउंटेंट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर डॉक्टर किशोर बिकॉज a medical practitioner receives his fee immediately after giving the consultancy। जैसे ही वो कंसल्टेंसी देते हैं उनको उनकी फीस मिल जाती है, उनकी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। डॉक्टर के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा सुटेबल है। वेरी गुड। आइए अब कह रहे हैं जी मिस्टर कालरा ब्रो, अ डीलर इन ए कंप्यूटर हार्डवेयर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर of 10 computer along with an advance of rupees 50,000। कोई मिस्टर कालरा ब्रोस की इनकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप है, कुछ भी है। वो कह रहे हैं उन्हें एक ऑर्डर मिला 10 कंप्यूटर का। 10 कंप्यूटर का उन्हें एक ऑर्डर मिला कि सामने वाले बंदे ने फोन करा, वो परचेजर रहा, उसने कालरा साहब को फोन करा, कालरा साहब आप मुझे 10 कंप्यूटर दे दीजिए। और मैं फोन करा और अपने और आप उसको आपको उसने आपको 50,000 रुपए उसी वक्त पेटीएम कर दिया, कैश में अपने किसी के थ्रू भिजवा दिए। उसने ऑर्डर दे दिया, आपको कहा कालरा साहब आप मुझे 10 कंप्यूटर दे दीजिएगा, इस 10 कंप्यूटर का भी आप मेरे से 50,000 रुपए एडवांस में रख लीजिए, बाकी जितना भी आपका बचा होगा 2-2.5 लाख, बाकी का पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब है जी द फर्म मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब फर्म अपने अकाउंट एक्रूवल बेसिस पर बनाता है। शुड द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹50,000 be credited to the sale account or to the advance received account। अब जो इन्हें 50,000 रुपया मिला है, वो कह रहा है क्या है मेरे 50,000 रुपए की मैं सेल मान लूं? क्या मैं मान लूं कि 50,000 रुपए की मैंने सेल कर दी, या मानूं कि 50,000 रुपए मेरे को कोई एडवांस देके गया है, मेरी अभी सेल नहीं हुई है? देखिए मैंने आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ाया था। मैंने आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट जब पढ़ाया था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब रिकॉग्नाइज करते हैं व्हेन ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू। जब आपने ट्रांजैक्शन एंटर्ड कर दिया, और इसको एक और लिखने का तरीका है ट्रांजैक्शंस आर अकर्ड। मतलब जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाए, आप अपनी बुक्स में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गई, मेरी ट्रांजैक्शन अक्कड़ हो गई, ये मैं कब मानूंगा कि मेरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गई या अक्कड़ हो गई? तो उसके लिए उसने बताया था व्हेन, जब अब आपका काम कोई गुड्स सेल करना है, मेरे इस एग्जांपल में कालरा साहब जो हैं वो गुड्स सेल कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सेल करते हैं। व्हेन सेल इज मेड, अगर आपका काम जो है सेल करना है, तो क्या होता है? जब आपका काम सेल करना होता है तो उस केस में आपकी सेल कब मानी जाती है? आप कब मानते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन कर दी? जब टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। जब कोई बिजनेसमैन है, वो उसका काम है गुड्स को सेल करना, चाहे कंप्यूटर सेल करना, चाहे रिमोट सेल करना, चाहे लैपटॉप सेल करना, चाहे माउस सेल करना, जब वो इन गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर देगा, तो मैं उस डेट को मानूंगा उसकी सेल हो गई, उस डेट को वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है जी। उससे पहले मान लो उसको कोई ऑर्डर आ गया, फोन पे आ गया उसको कोई ऑर्डर, या उसको कोई ऑर्डर फिजिकली कोई ऑर्डर दे के चला गया। ऑर्डर कभी भी आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप गुड्स नहीं मानी जाता है। ऑर्डर वाली डेट को हम सेल नहीं मानते हैं। ऑर्डर की जो आपकी डेट होती है वो सेल ऑफ गुड्स नहीं मानी जाती है। ठीक है जी। जब वो टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा, जब उसकी सेल मानी जाएगी। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में उसको 10 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला है। अभी उसने अपने कंप्यूटर की टाइटल ऑफ ओनरशिप, अपने कंप्यूटर का ओनरशिप वो अभी यही है, उसने अपनी कंप्यूटर की ओनरशिप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करी है।
इसलिए जब वो टाइटल ऑफ ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर देगा परचेजर को, जब वो अपने कंप्यूटर सामने वाले को डिलीवर कर देगा, तब तो मैं 50,000 रुपए अपनी सेल मान लूंगा। लेकिन अभी मैं इसको अपनी सेल नहीं मान सकता, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है। तो ये 50,000 रुपया मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये है एडवांस रिसीव्ड। ये 50,000 रुपए जो मेरे लिए अभी एडवांस रिसीव्ड है। जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो जब मैं टाइटल ऑफ ओनरशिप गुड्स, जब मैं उसको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, तब मैं यहां पर अपनी सेल दिखा दूंगा। 50,000 रुपया मैं अभी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल के तौर पर नहीं दिखाऊंगा। तो 50,000 रुपए की मेरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में मैं अपनी ये लाइबिलिटी साइड में एडवांस जो मैंने रिसीव कर लिए हैं, एडवांस को मैं दिखा दूंगा। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल 50,000 मेरे लिए सेल नहीं है। आप इसको इतना समझ लीजिए, इतना अभी के लिए आपको काफी है। इसको कैसे और कहां दिखाएंगे वो बाद में देख लेंगे। तो इसका आंसर कहता है इट शुड बी क्रेडिटेड टू द एडवांस रिसीव्ड अकाउंट। 50,000 रुपए को हम एडवांस रिसीव्ड अकाउंट में लेकर के जाएंगे एंड लेटर ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ परचेजर ऑन अफेक्टिंग द सेल। जब मेरी सेल हो जाएगी, जब मैं टाइटल ऑफ ओनरशिप गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा, जब मैं गुड्स को डिलीवर कर दूंगा, जब मैं इसे सेल मान लूंगा। फिलहाल मेरे लिए एडवांस रिसीव्ड है ये। चलिए जी, अच्छी बात है। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, दो ही क्वेश्चन थे ये। आइए अब हम करते हैं अपने एमसीक्यू। कह रहे हैं जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ₹60,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months एंड रेस्ट इज पेड। The amount to be accounted as expenses for current year following cash basis of accounting would be। कह रहा है जी, आपके करंट ईयर में, कोई भी करंट ईयर हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप अंडरस्टैंडिंग से लिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। मान लेते हैं करंट ईयर 25-26 है। 25-26 का एक का पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का जो पीरियड है, 12 मंथ का पीरियड है। जो 12 मंथ का मेरा पीरियड है, उस 12 मंथ के पीरियड में 60,000 रुपए की उसकी 2 महीने की सैलरी है। तो मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरी 60,000 रुपए उसकी 2 महीने की सैलरी है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मेरी निकल के आ गई। ठीक है जी। 60,000 रुपए 2 महीने की है, तो 1 महीने की 30,000 रुपए होगी ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करूं, मेरी पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाती है। 30,000 गुना में 12, 3,60,000 रुपए मेरी पूरे साल की सैलरी हो जाती है। अब 3,60,000 में से कहता है जी, मैंने 60,000 रुपए जो है ना, अभी मैंने अपने इंप्लॉइज को पे नहीं करे हैं। 60,000 रुपए आउटस्टैंडिंग खड़े हैं उसके 2 महीने के लिए। 2 महीने की सैलरी अपने इंप्लॉइज को वो नहीं दे पाया। टोटल सैलरी उसकी निकल करके आई थी 3,60,000 रुपया। 60,000 उसने अपने इंप्लॉइज को पे नहीं करा, तो उसने कैश में कितनी पे कर दी। उसने 3,60,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपए उसने अपने इंप्लॉइज को सैलरी कैश में पे कर दी। ठीक है जी। रेस्ट इज पेड, बाकी 3 लाख रुपए उसने पे कर दी। अब कह रहे हैं आप उसके एक्सपेंडिचर बताइए फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने यही कैलकुलेट आपको करके दिखा दिया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो उसकी जो सैलरी निकल करके आएगी 3 लाख रुपए निकल करके आएगी। कैश बेसिस में वो केवल कैश की ट्रांजेक्शन लेता है, 60,000 की ट्रांजेक्शन नहीं लेगा। तो कैश बेसिस फॉलो करते हुए उसकी जो एक्सपेंडिचर निकल करके आएंगे वो 3 लाख रुपए निकल करके आएंगे। ठीक है जी। तो 3 लाख इज द करेक्ट आंसर। आइए अब इससे कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है, कैश बेसिस कैश की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अरे कैसी बात कर रहा है, उधार की ट्रांजैक्शन तो कैश बेसिस कभी नहीं रिकॉर्ड करता है। बैंक ट्रांजैक्शन, देखिए कैश भी, बैंक में आपको पैसा आए या फिर आपको कोई नोट पकड़ा के जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कैश में ही है ना। आजकल तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतनी चल रही है। मैं किसी के पास गया और मैंने कहा जी आपको मेरे को मोबाइल दे दीजिए, मैं आपको 50,000 रुपए की गड्डी दूं उसको, या 50,000 रुपए मैं उसको पेटीएम कर दूं, उसके बैंक अकाउंट में मैं चेक लगा दूं, कैश ही है जी वो भी। आज की डेट में बैंक की ट्रांजेक्शन भी कैश ही ट्रांजेक्शन है, उधार में नहीं है। बैंक की ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू कैश ट्रांजेक्शन। दी बैंक ट्रांजेक्शन आर नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। तो ये कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बैंक ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है।
ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी, कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन, बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी सैलरी ऑफ इंप्लॉइज, सैलरी ऑफ इंप्लॉइज ऑफ ₹60,000 इट आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। अब ये 60,000 रुपए की सैलरी वो अपने इंप्लॉइज को नहीं दे पे कर पाया और ये 3 मंथ की सैलरी थी, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000। ठीक है जी, तो उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी निकल करके आ गई, 20,000 उसने पर मंथ की सैलरी पे करता है वो, तो 20,000 गुना में 12, उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी निकल के आ गई, 2,40,000। 2,40,000 रुपया उसकी पूरी साल की सैलरी वो अपने इंप्लॉइज को पे करता है, जिसमें से वो 60,000 रुपया पे नहीं कर पाया, तो 1,80,000 रुपया उसने कैश में पे करी होगी। ठीक है जी, आइए बात देखते हैं। अभी कह रहे हैं रेस्ट इज पेड। ठीक है जी, 60,000 कैश में पे नहीं करी और 1,80,000 पे कर दी, तो टोटल 2,40,000 होगी। द अमाउंट टू बी अकाउंटेड एज एन एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर फॉलोइंग द एक्रूवल बेसिस। अब एक्रूवल बेसिस पर बताओ उसने कितने एक्सपेंडिचर किए। एक्रूवल बेसिस पर तो जी पूरा 2,40,000 उसने एक्सपेंडिचर कर दिया। उसने 2,40,000 में से 1,80,000 रुपया कैश में पे कर दिया, 60,000 वो कैश में पे नहीं कर पाया, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग कहलाई। लेकिन टोटल जो हुआ, टोटल तो पूरा आपका 2,40,000 रुपया ही हुआ। ठीक है जी, एक्रूवल बेसिस पे तो 2,40,000 ही कहलाएगा। ठीक है, 2,40,000 इज द करेक्ट आंसर। आइए एमसीक्यू 4 पढ़ते हैं। अब कह रहा है जी इन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड दैट आर कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड सी। ठीक है जी, कैश एक्रूवल बेसिस कहता है मेरे को एक पीरियड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश में है क्रेडिट में है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है। इसका बेस्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। ठीक है जी, MCQ5 इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग in cash basis of accounting expenses are accounted when paid in cash, when cash is not paid, when cash is paid or not, or none of this। अरे यार कैश बेसिस में तो वो एक्सपेंसेस कैश के पे कैश के रिकॉर्ड करता है ना, नॉट पेड इन कैश क्या है, तो गलत है। पेड इन कैश और नोट क्या, ये भी गलत है, सिर्फ कैश के रिकॉर्ड करता है। नन ऑफ दिस, रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, व्हेन पेड इन कैश। MCQ6 अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूड इनकम आर एडजस्टेड। देखिए एक्रूड इनकम का कंसेप्ट मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूं। एक्रूड इनकम क्या है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मान लेता हूं मैंने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसमें कई सारी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे उसके ब्लॉक्स हैं, तो मैंने कई सारे फ्लोर हैं, एक फ्लोर मैंने महीने के 20,000 के तौर पर किराए पर दिया हुआ है, तो मेरा पूरे साल का किराया कितना हो जाएगा, 12,000 गुना में 12 गुना में 20,000, 2,40,000 रुपये होता है। अब क्या हुआ जी, आखिरी के 2 मंथ फेब्रवरी और मार्च का किराया 20,000 गुना में 2, 40,000 रुपये का किराया मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुआ। अभी मेरा किराएदार मेरे को बोलता है मैं आपको, मेरे पास थोड़ा तंगी चल रही है, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, ये 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये मैं आपको एक्रूड इनकम का कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो ये 40,000 रुपया है ना जी, जो 2 महीने का रेंट है आपके इसी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इसी पीरियड का है मेरा। फरवरी 26 और मार्च 26, फरवरी 26 और मार्च 26, इसी पीरियड, इसी मेरे फाइनेंशियल ईयर का रेंट है, लेकिन मेरे को अभी कैश में नहीं मिल पाया, तो मैंने इनकम तो अर्न कर ली है लेकिन अभी कैश में रिसीव नहीं करी है। ठीक है जी, इनकम मैंने अर्न कर लिया लेकिन कैश में रिसीव नहीं करी है, तो ये मेरी एक्रूड इनकम हो गई है। इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी कैश में नहीं मिली है, तो ये आपकी एक्रूड इनकम कहलाती है। अब कह रहे हैं जी अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूड इनकम आर एडजस्टेड। कैश बेसिस में तो जी कैश में मिली नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं। एक्रूवल बेसिस में
एक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि एक्रूवल बेसिस मेरे को कहता है जी इसी साल की है ना, इसी पीरियड की है ना, तो आप इसको कंसीडर करो, चाहे आपको कैश में नहीं मिली उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बोथ ए एंड बी भी गलत है, नन ऑफ दिस भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब है जी विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इसके तो ऑप्शन भी क्या देखने हैं जी, एक्रूवल बेसिस मैंने आपको पढ़ा दिया, आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस, ठीक है जी, केवल एक ही वो एक्रूवल बेसिस को उसने कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है। आठवां, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन पेमेंट, ओके देखते हैं, ऑन बीइंग इंकरेड और प्री पेमेंट और नन ऑफ दिस। देखिए इसका बेस्ट आंसर है इंकरेड। एक्रूवल बेसिस कहता है, फिर से मैं आपको समझाता हूं, मान लेते हैं 2025-26 का मेरा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में मेरे के पीरियड में मेरे जो भी एक्सपेंडिचर मेरे इंकरेड हो गए हैं, चाहे मैंने कैश में पे करे हैं, चाहे कैश में पे नहीं करे हैं, चाहे क्रेडिट किए हैं, मैं सारे के सारे कंसीडर करूंगा। ठीक है जी, पेमेंट भी नहीं, प्री पेमेंट भी नहीं, सही आंसर नहीं है। ऑन बीइंग इंकरेड, जब इंकरेड हो गए उसको रिकॉर्ड कर दो, तो इसका बेस्ट आंसर यही है, ऑन बीइंग इंकरेड इज द करेक्ट आंसर। Under accrual basis of accounting, income are accounted when they are earned, received, कैश बेसिस थोड़ी ना है जो सिर्फ रिसीव्ड की बात करेंगे, अर्नड, रिसीव्ड, अर्नड एज वेल एज रिसीव्ड और नन ऑफ दिस। ठीक है जी, देखिए इसका बेस्ट आंसर है, इसका बेस्ट आंसर अर्नड है। आइए फिर से आपको मैं दोबारा और क्लियर करता हूं। 2025-26 है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान आपने कोई भी इनकम आपकी अर्न हो गई, चाहे वो आपने कैश में अर्न करी है, चाहे आपने अभी क्रेडिट में है, अर्न तो कर ली लेकिन मिली नहीं है, तो वो आप इनकम को आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। देखिए अब इसने एक ऑप्शन दिया है, अर्न एज वेल एज रिसीव्ड। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उससे अगला फाइनेंशियल ईयर है 26-27। 26-27 का पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। ठीक है जी। कुछ कुछ इनकम की थी जो आपकी 2026-27 से रिलेटेड थी, लेकिन आपको इसी साल मिल गई। ठीक है, मान लेते हैं, क्या एग्जांपल लें, एग्जांपल लेते हैं रेंट का। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे मेरा था अप्रैल का रेंट, अप्रैल 26 का रेंट, मई 26 का रेंट और जून 26 का रेंट। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 30,000 रुपया जो मेरा रेंट था वो इस फाइनेंशियल पीरियड का था। और मेरे को मेरा किराएदार कहता है जी मैं 2-4 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, आप मेरे से ना अगले 3 महीने का रेंट, अप्रैल 26, मई 26, जून 26 का रेंट आप मेरे से अभी अभी ले लो। तो उसने एडवांस में, यहाँ पे एडवांस में उसने रेंट पे कर दिया, तो इसके लिए इनकम क्या हो गई, मेरे लिए हो गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, मैं इस 30,000 को अपनी इनकम नहीं शो करूंगा, मैं बैलेंस शीट में इसकी एडजस्टमेंट शो करूंगा, ये 30,000 मेरे नेक्स्ट ईयर के हैं। तो मैं ये कह रहे हैं जी, जब आपने अर्न कर ली, जो इस पीरियड की थी ना, इस पीरियड में अर्न कर ली, वो तो आप रिकॉर्ड करोगे। आपने मान लेते हैं रिसीव कर ली और वो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड थी, ठीक है जी, उसको आप रिसीव तो कर ली लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड थी, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, उसको आपको एडजस्टमेंट के तौर पर शो करना पड़ेगा। इसलिए ये आंसर भी गलत है और ये आंसर भी गलत है। केवल आप जो इस पीरियड की इनकम थी, जो आपने अर्न कर ली, वही आपकी इनकम कहलाएगी। ठीक है जी। इससे अलावा आप कोई पैसा मिल भी जाता है तो आपकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट के तौर पर जाएगा, आपकी इनकम केवल वही कहलाएगी जो आपने अर्न करी है। ठीक है जी, तो वही कह रहा है, इन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम आर अकाउंटेड विच आर अर्नड। अर्नड इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डजंट फॉलो द मैच बेसिस ऑफ मैच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया जी, कैश बेसिस फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कैश में केवल कैश की ट्रांजैक्शन होती है। मैचिंग कहता है मेरे को आप कैश की ट्रांजैक्शन भी दे दो और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी दे दो। ठीक है, डजंट फॉलो में करेक्ट आंसर क्या है, कैश। ठीक है जी। अब है जी
Purewal runs a mobile store where he sells and repairs mobile phones. Which transactions are recognized as revenue as per accrual basis of accounting? वो पहले तो देखिए एक्रूवल बेसिस को रिकॉर्ड करता है, अपनी एक्रूवल बेसिस पर अपने अकाउंट्स बनाता है, तो वो कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा। इसके ऑप्शन देखते हैं। कैश सेल ऑफ मोबाइल, एक्रूवल बेसिस में जी कैश और क्रेडिट दोनों होता है, ठीक है। कैश एंड क्रेडिट, बिल्कुल अच्छी बात होगी। अब कह रहे हैं कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल एंड सर्विसेज। देखिए मोबाइल की कोई दुकान खोलता है तो उसके पास लोग मोबाइल खरीदने तो आते ही आते हैं, मोबाइल ठीक करवाने भी आते हैं ना जी। अगर उसका मेन बिजनेस जो हुआ मोबाइल को सेल करना भी उसका मोबाइल मेन बिजनेस है और मोबाइल को रिपेयर करना, ठीक है, जो मोबाइल को रिपेयर करना भी उसका मेन बिजनेस है, तो वो मोबाइल को सेल करने से और मोबाइल को रिपेयर करने पर जो उसके पैसा आता है, मोबाइल को सर्विस करने पर जो उसका पैसा आता है, चाहे वो पैसा कैश में आए चाहे क्रेडिट में आए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके लिए इनकम कहलाएगा क्योंकि वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर तो यही है जी, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल एंड सर्विसेज। कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ, ठीक है, ये कैश की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर इसका यही है, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल एंड सर्विसेज। अब है जी पिक द ओड वन आउट। ओड क्या है, जो अच्छा नहीं है इनमें से, उसको चॉइस करो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। एक्रूवल क्या, एक पर्टिकुलर पीरियड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हम कैश और एक्रूवल तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। अब क्रेडिट बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट का तो मतलब हो जाएगा कि आप केवल क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही मत करो। कैश में क्या था, कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो और क्रेडिट को मत रिकॉर्ड करो, ठीक है जी। तो क्रेडिट, कैश कह रहा है कैश को रिकॉर्ड करो, क्रेडिट को रिकॉर्ड मत करो, तो क्रेडिट जब इसका लेंगे तो क्रेडिट तो एकदम उल्टा हो गया ना, क्रेडिट को रिकॉर्ड करो और कैश को मत रिकॉर्ड करो। कहीं पढ़ा है आपने, कहीं सुना है आपने कि कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मत करो और केवल क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो? तो ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो ये बड़ी ओड बात कर रहा है। कहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहीं फॉलो नहीं होता है जी। तो क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बड़ा ही ओड है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। आइए ए आर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए आर क्वेश्चन में आपको 5 कोड दिए जाते हैं। पहला कोड कहता है आपको जो स्टेटमेंट दी गई है असर्शन के रूप में वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट जो आपको असर्शन के रूप में दी गई है वो भी सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट का रीजन है। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है जी। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ऊपर वाले का रीजन है। दूसरा पॉइंट कहता है आपकी असर्शन की स्टेटमेंट भी सही है, रीजन की स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है जी, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जो आर के तौर पर आपको स्टेटमेंट दी गई है वो ऊपर असर्शन का रीजन नहीं है। तीसरा कह रहा है जी आपकी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कहता है जी आपका ए तो फॉल्स है लेकिन आर सही है। पांचवा कहता है जी आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है, ठीक है। ये रिलेशनशिप बताना होता है आपको 5 इन दोनों के बीच में। आइए देखते हैं। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, entries in the books are accounted are passed and when cash is received or not. Under cash basis of accounting, entries in the books are passed when cash is received or paid. देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा है कैश बेसिस में आप अपनी बुक्स में, अकाउंट्स में वो एंट्री डालते हैं। कौन सी एंट्री डालते हैं, जब आपने कैश में रिसीव कर लिया है और कैश में पे कर दिया है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कह रहा है जी अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट और पेड और नॉट। वही कह रहा है जी एक्रूवल बेसिस में तो जब आपने ट्रांजैक्शन एंटर्ड कर दी, उसको बुक्स में डाल दीजिए, चाहे आपको उसके बदले में कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ, चाहे आपने कैश पे करा है या नहीं हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऊपर वाला कैश बेसिस की बात कर रहा है, नीचे वाला एक्रूवल बेसिस की बात कर रहा है। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। आइए अब कह रहे हैं जी एक्रूवल बेसिस ऑफ
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंपैटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। बिल्कुल जी, यही तो हमने आप तक कितनी बार पढ़ चुके हैं। कैश बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल को कंपैटिबल नहीं है। मैचिंग में कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश में केवल कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं। मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट cost incurred to earn the revenue should be matched whether cost have been paid or not। ये स्टेटमेंट सही है। मैचिंग प्रिंसिपल यही तो हमारे को बताता है जी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में गलती हो गया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंपैटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये बात तो सही है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी ना जी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंपैटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट सही है। कैश बेसिस आपका मैचिंग प्रिंसिपल से कंपैटिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब कह रहा है जी मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट कॉस्ट इनकरेड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी मैच्ड वेदर कॉस्ट हैव बीन पेड और नॉट। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है आपने जो कॉस्ट इनकरेड कर दी है उसे रेवेन्यू में से लेस कर दीजिए, चाहे वो कॉस्ट आपने कैश में पे करी है चाहे नहीं करी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी। देखिए रिलेशनशिप नहीं भी है और है भी, क्योंकि पहले वाला तो आपको कह रहा है कि कैश बेसिस में उसने मैचिंग प्रिंसिपल से कंपैटिबल नहीं है, दूसरा उसने मैचिंग प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया। तो इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो यही बनता है जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्योंकि उसने पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। और पहली स्टेटमेंट में उसने एक स्टेटमेंट दे दी और दूसरी स्टेटमेंट में उसका रीजन बता दिया। पहले तो कहता है जी कैश बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल से आपका कंपैटिबल नहीं है। क्यों कंपैटिबल नहीं है? फिर उसने मैचिंग प्रिंसिपल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसलिए कंपैटिबल नहीं है क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल में हम केवल मैचिंग प्रिंसिपल में हम कैश और क्रेडिट दोनों की ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसलिए कंपैटिबल नहीं है। कैश में तो हम केवल कैश की ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो ये इसने मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ऊपर वाले का रीजन बता दिया। ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है और नीचे उसका रीजन बता दिया मैचिंग प्रिंसिपल को डिफाइन करके। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो हुआ वो यही हुआ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं जी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेक्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट हावर डजंट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग। देखिए यहां तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट रिकॉर्ड बनाता है कैश की ट्रांजेक्शन का भी और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन का भी। अब लेकिन ये दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है इट डजंट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। अरे एक्रूवल बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल भी तो यही कहता है कि कैश की ट्रांजेक्शन और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन दोनों ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां तक सही थी, ये गलत होगी, यहां से ये बात गलत होगी, तो ये पूरी स्टेटमेंट गलत होगी एक लाइन गलत होने के कारण। अब कह रहे हैं जी एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुपीरियर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इट डेपिसिट्स ट्रू और इट डेपिसिट्स द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। ऐसा है जी, एक्रूवल बेसिस ज्यादा सुपीरियर है कैश बेसिस पर, और ये कंपनी एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है। देखिए ये स्टेटमेंट तो पूरी सही है। ठीक है, ये बिल्कुल वही तो कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा अच्छा एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट होता है और कंपनी एक्ट में भी एक्रूवल बेसिस को रिकॉग्नाइज करा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ऊपर वाली गलत है। तो इनका आंसर हो गया ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। ओके, इतना ही था क्या? चलिए अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा रह गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, अब ये कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हुए हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, नेट इनकम बतानी है। अब उसने दे दिया। देखिए पहले तो ना आपको मैं एक फॉर्मेट सिखा देता हूं, आप एक फॉर्मेट सीख लीजिए। फॉर्मेट में हम ये तो
मान लेते हैं एक्रूवल बेसिस, ये ले लेते हैं कैश बेसिस। एक तरफ एक्रूवल बेसिस, एक तरफ कैश बेसिस, दोनों ट्रांजैक्शन देखेंगे किस किस में जाएगी और किस में नहीं जाएगी, दोनों को कंपेयर करते रहेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं रिवेन्यू, और एक यहां पे ले लेते हैं एक्सपेंसिस। रिवेन्यू में से एक्सपेंसिस लेस कर देंगे, मैं रिपीट कर दूं, रिवेन्यू में से एक्सपेंसिस लेस कर देंगे तो आपकी नेट इनकम निकल करके आ जाएगी। आइए देखते हैं। अब हमें इनकी नेट इनकम बतानी है, हमारे को बताया उसने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस उसको इंकरेड हो गया। कैश बेसिस फॉलो करो और कैश क्रेडिट क्रेडिट एक्रूवल बेसिस फॉलो करो। सबसे पहले इसने हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी, कैश सेल, उसने 5 लाख रुपए की कैश सेल कर दी। ठीक है जी, कैश में सेल कर दिया तो ये मेरा रिवेन्यू है। कैश में सेल कर दिया तो देखिए कैश बेसिस में भी वो रिकॉर्ड होगी और एक्रूवल बेसिस में भी रिकॉर्ड होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो एनालिसिस चाहिए ही नहीं। फिर उसने कहते हैं जी मैंने उधार में सेल कर दी 2 लाख रुपए की, क्रेडिट यानी कि मैंने क्रेडिट उधार में सेल कर दी 2 लाख रुपए की। कैश वाला कहता है जी मेरे को तो कैश की बात करो, मेरे से उधार की बात मत करो, मेरे को सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको तो मैं कैश में तो रिकॉर्ड करूंगा नहीं। अब अप्रूवल कहता है जी मेरे को तो बस इतना पता है कि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, जब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करता हूं, तो मेरे खर्चे और रिवेन्यू मेरे एक पर्टिकुलर उसी पीरियड के होने चाहिए। मान लेते हैं मैंने 25-26 के अकाउंट बना रहा हूं, तो 2025-26 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस है मेरे को बता दो, चाहे कैश में पे करें चाहे कैश में रिसीव हुए हैं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये उधार में सेल कर दी लेकिन है तो इसी पीरियड की, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा, तो एक्रूवल बेसिस ने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी। तीसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस 4,000 रुपए की, ये आपका एक्सपेंडिचर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजिस का मतलब है ये मेरी अगले साल की थी, माफ कीजिएगा ये मेरी इसी साल की थी लेकिन मैं उसको कैश में नहीं पे करने पाया, आउटस्टैंडिंग खड़ी है। अब इसी साल की थी तो अप्रूवल कहता है मेरे को इस साल की तो सारी इंफॉर्मेशन बता दो, कैश में नहीं पे करा कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश वाला कहता है जी कैश में पे नहीं करा तो मेरे को मत बताओ। ठीक है, 4,000 थे ना, हाँ ये 4,000 है। दूसरा कह रहा है जी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500 रुपया, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। ये कह रहे हैं जी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एक्रूवल वाला कहता है कैश में पे कर दिया, मेरे को बता दो मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, कौन से पीरियड का था मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो 2,500 रुपए का ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है जी। अब एक्रूवल वाला क्या कहता है, एक्रूवल क्या कहता है जी ये आपका एक्सपेंडिचर तो है इंश्योरेंस का, लेकिन ये इस पीरियड का नहीं है, ये आपका अगले पीरियड का है, तो इसको मैं अगले पीरियड में रिकॉर्ड करूंगा। मैं इसकी बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट तो डाल दूंगा लेकिन ये मेरे लिए इनकम का पार्ट नहीं है, ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, नेट इनकम में मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये अगले साल का था, मैंने इसी साल पे कर दिया। मैं इसकी एडजस्टमेंट डाल दूंगा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस की, लेकिन ये मेरे एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा क्योंकि ये इस पीरियड का नहीं है। ठीक है जी। अब है जी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस 1,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस 1,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग है, इसी साल का है, मैं पे नहीं कर पाया, इसी साल का है तो एक्रूवल में डाल दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग है मैं पे नहीं कर पाया, पे नहीं कर पाया तो मैं इसे कैश में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब है जी इनकम रिसीव्ड
एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कितनी मैंने इनकम रिसीव कर ली है? 5,000 रुपए की। क्या ये इनकम है? तो रिवेन्यू में डाल देता हूं, इनकम रिसीव्ड। कितने की इनकम है? 5,000 रुपए की। ये रिसीव कर ली है जी। देखिए रिसीव करी है कैश में, तो कैश में आ गया। और दूसरा कह रहा है इसके अंदर अभी एडवांस की इनकम जो है ना इंक्लूड नहीं है, ये मतलब इसी साल की है। एक्सक्लूडिंग द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस 5,000 में अगला पिछला कुछ भी नहीं है, एडवांस मेरा इंक्लूड नहीं है। एडवांस इंक्लूड नहीं है तो ये इसी पीरियड की हुई ना, तो इसी पीरियड की भी है, कैश में भी रिसीव हो गई, तो मैं कैश बेसिस में भी इंक्लूड कर दूंगा और एक्रूवल बेसिस में भी इंक्लूड कर दूंगा। आइए अब है जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए अगले साल की इनकम थी, अगले साल की इनकम मेरे को कोई इसी साल में दे करके चला गया एडवांस के तौर पर। कैश वाला कहता है कैश आया, रिकॉर्ड कर दो, मेरे को नहीं पता अगला पिछला मेरे सामने मत करो। लेकिन ये एक्रूवल बेस वाला कहता है कि ये अगले साल की थी, इसी साल आपको दे करके चला गया, तो जब मैं अगले साल की नेट इनकम बनाऊंगा तो अगले साल इसको इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल ये मेरे को मत बताओ, इसकी मैं एडजस्टमेंट तो डाल दूंगा बैलेंस शीट में, लेकिन ये मेरे लिए इनकम का पार्ट नहीं है, रिवेन्यू का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरे को अगले साल की इनकम इसी साल मिल गई है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है यहाँ पर एक्रूवल में बेसिस में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है जी। 1,000 रुपया, मैंने गलती से 5,000 रुपया डाल दिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है? 1,000 रुपया। अब है जी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000 रुपया। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000 रुपया। अरे रिसीव ही नहीं हुई, कैश ही नहीं आया, तो कैश बेसिस वाला कहता है जो कैश नहीं आया मेरे लिए हुआ ही नहीं। अब ये कह रहा है जी हमने इनकम अर्न कर ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, तो क्या हुआ? अर्न करने का मतलब है मेरी इसी साल की पीरियड थी, बाद अभी मैं कैश नहीं आया तो उसके लिए मैं अलग से एडजस्टमेंट डाल दूंगा बैलेंस शीट बनाते वक्त, लेकिन मेरी इसी साल की थी, उधार में हुई, तो क्या हुआ? इसी साल की है तो मेरे एक्रूवल बेसिस में आ जाएगी। अब इनकम अर्न कितनी है उसकी? है 3,000 रुपया। अब है जी कैश परचेजेस। कैश परचेजेस तो जी इस साल का भी है और कैश में भी पे करा, तो ये दोनों में इंक्लूड कर देते हैं। कैश परचेजेस कितना है? 2,75,000 रुपया। अब है जी क्रेडिट परचेजेस 1,25,000 रुपया। क्रेडिट परचेज मतलब मैंने उधार में परचेज कर लिया, उधार मतलब कैश पे नहीं किया, तो कैश वाला कहता है मेरे से बात ही मत करो। क्रेडिट वाला कहता है जी आपने उधार में परचेज कर लिया तो क्या हुआ, है तो इसी साल का, तो मैं इसी साल की इनकम में इसको कंसीडर करूंगा। तो ये मैंने क्रेडिट में अप्रूवल में लिख दिया, कैश में नहीं लिखा। अब है जी सैलरी एंड वेजेस पेड, कितने की पे कर दी है मैंने? 44,000 रुपए की। पे भी कर दी है और इसी साल की भी थी, तो दोनों में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 रुपए के मैंने कैश में पे कर दिए और ये इसी साल के हैं, तो दोनों के दोनों जगह आएंगे। अगर इसी साल के ना होते तो वो बताता एडवांस में पे करे हैं या आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, तो वो कुछ ना कुछ बात करता। सीधा सैलरी एंड वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड का मतलब है वो इसी साल के भी हैं और आपने पे भी कर दिए हैं। अब है जी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए हैं टोटल 10,000 रुपए के, और उसने एडवांस में जो पे करे हैं वो 25,000 रुपए के हैं, और ये कह रहा है इस 10,000 रुपए में ये 25,000 रुपए इंक्लूड है। फिर से पढ़े, कह रहा है जी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000,
इंश्योरेंस एक्सपेंस जो उसने पे करे हैं 10,000 रुपए के, उसके अंदर जो उसने प्री पे करे थे 2500 रुपए, वो इसने इंक्लूड हैं। इसने स्पेशली इस चीज को मेंशन कर दिया। ठीक है जी। तो देखिए जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है ना, जो उसने पे करे हैं, पे तो उसने करे हैं 10,000 रुपीज के, लेकिन जो इस साल के नहीं थे प्रीपेड, वो कितने हैं 2500 रुपए के। तो इस साल के कितने उसने पे कर दिए 7500 रुपए के। ठीक है जी, फिर से मैं रिपीट कर दूं, उसने टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे करे हैं 10,000 रुपए के, लेकिन 2500 जो थे वो प्रीपेड हैं, वो अगले साल के उसने इसी साल पे कर दिए। तो जब मैं अक्रूवल बेसिस पे अपने अकाउंट बनाऊंगा तो कहेगा जी मेरे को अगले साल के मत बताओ आप, मेरे को तो इसी साल के बताओ। इस साल के कितने हैं, इस साल के तो 7500 हैं। तो अक्रूवल कहता है मेरे को तो 7500 मैं इसको कंसीडर करूंगा, 7500 से ज्यादा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अक्रूवल वाला कहता है उसने टोटल कितने पे करे हैं, 10,000 रुपए पे करे हैं, 2500 प्री पे करे हैं और 7500 रुपए इसी साल के हैं। तो अक्रूवल वाला, कैश बेसिस वाला कहता है जी मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता चाहे उसने पिछले साल के पे करे अगले साल के पे करे, टोटल कितने पे करे हैं। टोटल तो जी 10,000 रुपए पे करे हैं। तो टोटल देखिए 2500 रुपए तो उसने प्रीपेड जब हमने मेंशन करा था तो लिख दिए थे। अभी टोटल उसने इस साल के कितने हो गए 7500 रुपए हो गए। ठीक है जी। तो देखिए कैश बेसिस में टोटल इंश्योरेंस कितने आ गए, 10,000 हो गए ना, 2500 प्लस 7500, 10,000। बिल्कुल सही बात है, 10,000 उसने पे करे हैं और मैंने 10,000 कैश बेसिस में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अक्रूवल बेसिस कह रहा है जी मेरे को इस साल के बताओ, इस साल के तो केवल 7500 हैं। तो देखिए मैंने अक्रूवल बेसिस में केवल 7500 रुपए मैंने मेंशन करे हैं, मैंने ये 2500 मेंशन नहीं करे हैं। ठीक है जी। अलग अलग तरीके हैं लिखने के, जैसे मर्जी लिख लीजिए, बस कैश में टोटल मैंने कैश लिख दिया 2500 प्लस 7500, अक्रूवल में मैंने केवल इसी साल का 7500 लिखा। ठीक है जी। तो ये आपका टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर आ गया। और तो कुछ नहीं बचा ना, हाँ और कुछ नहीं बचा। ये तो आपका निकल करके आ गया 5,06,000। टोटल आपका रिवेन्यू निकल करके आ गया 5,06,000। 5 और 2 7, 7,00,000, 5 और 3 8, 7,08,000 रुपया आपका रिवेन्यू निकल के आ गया एक्रूवल बेसिस में। ठीक है जी। इसका रिवेन्यू देखते हैं। कैलकुलेटर पर इसका रिवेन्यू देख लेते हैं। 2500, 2,75,000, 44,000, 11,000, 3,40,000 रुपया, ये आपका निकल करके आ गया एक्सपेंडिचर कैश बेसिस में। वही अगर मैं बात करूं एक्रूवल में, तो एक्रूवल में 4,000 प्लस के 1,000 प्लस के 2,75,000 प्लस के 1,25,000 प्लस के 44,000 प्लस के 11,000 प्लस के 7500, 4,67,500। ठीक है जी। मेरा टोटल रिवेन्यू है 5,06,000 और टोटल मेरी कॉस्टिंग कितनी निकल के आई 3,40,000। तो मेरी टोटल नेट इनकम कितनी निकल करके आ गई, मेरी नेट इनकम निकल करके आ गई 1,66,000 रुपया। ठीक है जी। 7,08,000 में से मैं 4,67,500 माइनस कर दूं, ये मेरी एक्रूवल बेसिस में मेरी इनकम निकल के आ गई 2,40,500। ठीक है जी। ये मेरी नेट इनकम निकल करके आ गई। ठीक है जी। देख लिया, बड़ा सरल है। रिवेन्यू ले लिए आपने, रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दिए। कैश वाला कहता है मेरे को तो कैश वाले में से मैं कंसीडर करूंगा, अब आपने किस साल के थे, अगले साल के थे, पिछले साल के थे, मेरे को नहीं पता। जो कैश में आ गया वो मेरे लिए रिवेन्यू, जो कैश में चला गया वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर। अक्रूवल वाला कहता है मेरे को तो पीरियड का बताओ, इस पीरियड में जितने रिवेन्यू हैं, इस पीरियड में जितने एक्सपेंसिस हैं, इस पीरियड के रिवेन्यू में ऐड करूंगा, चाहे आपने कैश में रिसीव करें हैं चाहे कैश में आपने रिसीव नहीं करे हैं। इस पीरियड के एक्सपेंसिस बताओ, इस पीरियड के एक्सपेंसिस आपने कैश में पे करे हैं चाहे कैश में पे नहीं करे हैं। ठीक है। वो सारे के सारे उसने ले लिए, इसी कारण इसने सारी की सारी इस तरीके से आइटम ले ली। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और था मेरे पास। ठीक है जी। लेकिन अभी 1 घंटा 14 मिनट हो गए कुछ, लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। आपके पास कोई क्वेरी हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।